बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और मैं आपसे आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पेपर के हवाले से आज मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ अपने बीएस के स्टूडेंट से जो आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कंपलसरी पेपर पढ़ रहे हैं। हमारी एक लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, उसकी आज का हमारा लेक्चर जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। और उनका जो खुतबा बड़ा मशहूर खुतबा है, आप मेरा ख्याल पहली जमात से शुरू करते हैं और एफ़ए तक आप पढ़ते हैं। 1930 में खुतबा इलाहाबाद का पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर क्या मकाम है। हमेशा ये मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के, जब भी किसी इवेंट को या किसी शख्सियत को आपने एनालाइज़ करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में जाएं। अगर हम हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में नहीं जाएंगे तो हमें उस शख्सियत को अंडरस्टैंड करने में बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना होगा। अब हम जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस की बात करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो मुस्लिम एक स्ट्रगल चल रही थी या जो राइट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स चल रही थी उसको हम एनालाइज़ करें कि किस तरह मुसलमानों का जो राइट्स के लिए जो मूवमेंट थी वो किस बुनियाद पे थी, और उनको लेकर हम 1930 तक चलेंगे कि कायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल को क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने 1930 का खुतबा इलाहाबाद उन्होंने पेश किया। अब हम इसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज़ करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें 1920s की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जब हम 1920s की पॉलिटिक्स का हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत है या उनका जो रोल है, उनका जो विजन है और उनकी जो डायनामिक पर्सनालिटी है उसको भी एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम 1920s की जो पॉलिटिक्स है उसको हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि 1920s से 1930 का जो पीरियड है इसके अंदर हमें जो मेजर इवेंट्स नज़र आते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें खिलाफत मूवमेंट हमें नज़र आती है। और खिलाफत मूवमेंट के बाद दिल्ली जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हमें नज़र आती हैं 1927 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट नज़र आती है। 1929 में हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स नज़र आते हैं। अब जनाब ये 4 इवेंट्स हैं जिनको हमने देखना है कि किस तरह इन इवेंट्स से मायूस होकर हम एक सेपरेटिज़म की तरफ जा रहे हैं, या वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस नहज पे पहुँचे थे, उन्होंने सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो खुतबा इलाहाबाद में दे दिया। अब हम देखते हैं कि 1920 से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत है वो हमें एक बड़ी ही डिफरेंट शख्सियत नज़र आती है, जिसमें हमें लखनऊ पैक्ट नज़र आता है। और लखनऊ पैक्ट के अंदर आप देखें कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है, क्योंकि ये वो पीरियड है जब कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है ये हमें मॉडरेट लीडरशिप नज़र आती है। जिस तरह गोखले हमें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे सरोजिनी नायडू का रोल नज़र आता है, इसी तरह मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल है वो ऐसा नज़र आता है जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है। अब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, और 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो उसमें हम बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी ने तस्लीम की, कांग्रेस ने तस्लीम की, और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने कांग्रेस की मुस्लिम लीग की तस्लीम की। मिला जुला रिएक्शन होता है जब आप पॉलिटिकल डायलॉग पे जाते हैं, जब आप पॉलिटिकल नेगोशिएशंस पे जाते हैं तो कुछ आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, कुछ आप गेंस करते हैं। तो हमेशा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं या जो पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स होती है, ये हमेशा टेबल पे ही बैठ कर गिव एंड टेक होता है कि कुछ आप लेते हैं कुछ आप देते हैं। तो उस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमें बड़ा विजन जो है वो नज़र आता है 1916 में लखनऊ पैक्ट के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा जो वेटेज फार्मूला था कि मुस्लिम के जितनी मिनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी आबादी के तनासब से
ज़्यादा सीट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए। अच्छा, जब हम ये ज़्यादा सीट्स मिनॉरिटीज़ को देंगे तो इस तरह जो मेजॉरिटी होगी वो सरेंडर करेगी। तो कुछ प्रोविंसेस ये ऐसे थे जहाँ मुसलमानों को सरेंडर करना पड़ रहा था, कुछ के अंदर जो हिंदूज़ या कांग्रेस जो थी उसको सरेंडर करना पड़ रहा था। तो ये एक गिव एंड टेक हो रहा था लखनऊ पैक्ट के अंदर। उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट की हमारे सामने एक कैंपेन चलती है। यहाँ से जो मॉडरेट लीडरशिप वाला जो एक एलिमेंट था वो यहाँ से हमें माइनस होता नज़र आता है कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप हैं फ्रॉम बोथ साइड्स वो हमें नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से बाद में खिलाफत मूवमेंट के बाद हिंदू मुस्लिम जो डिस्प्यूट्स हैं वो स्टार्ट हो गए और हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे सामने जो है वो नज़र आते हैं। 117 हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स सामने आए, जिसको हम हिंदू मुस्लिम फसादात कहते हैं। ये खिलाफत मूवमेंट के बाद जो फसादात स्टार्ट हुए थे 117 उनकी तादाद थी। और बड़ा हैरान कुन था कि मुसलमान और हिंदू जो खिलाफत मूवमेंट में इकट्ठे थे वो खिलाफत मूवमेंट के बाद उनके दरमियान एक कन्फ्रंटेशन शुरू होगी। लखनऊ पैक्ट में हम इकट्ठे हैं, लेकिन खिलाफत मूवमेंट में 1919 के बाद हम फिर एक ऐसी नहज पर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की सर्वाइवल जो है, मुसलमानों की आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और 1920s के बाद एक नई फेज़ स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1927 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगेन रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाते हैं। वो अगेन चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम और कांग्रेस मिल के हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाए हमारा कि हम जो बरतानवी हुकूमत है उससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात हासिल कर सकें। और इसमें एक और फैक्टर भी बच्चों शामिल था। आप इसको अपने जो बातें मैं कर रहा हूँ इसको राइट डाउन करेंगे ताकि आप पेपर के अंदर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में और लिखने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब 1927 की तरफ हम पहुंच चुके हैं कि 1927 में जो दिल्ली प्रपोजल्स थी, दिल्ली प्रपोजल्स में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बातें रखी। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें 33% जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असम्बली है उसमें मुसलमानों को शेयर चाहिए। अब 33% शेयर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हमें 33% मुस्लिम्स चाहिए ताकि हम वो मुसलमानों के राइट्स की, मुसलमानों के जो मुतालबात हैं वो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि हमें सिंध को हमने बम्बे से अलग करना है। अब सिंध को बम्बे से अलग करने का मुतालबा जो है दिल्ली प्रपोजल का, ये दूसरा मुतालबा था। और तीसरा जो मुतालबा था वो ये था कि हमें NWFP और बलूचिस्तान के अंदर हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था कि हमें NWFP और बलूचिस्तान के अंदर हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे रिफॉर्म्स हों और जो ही ये सूबे बने तो उसके बाद इनके अंदर इलेक्शंस हों और इलेक्शंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट मुंतखब हो वहाँ पे वो हुकूमत करें। और उसके बाद जो लास्ट इसमें पॉइंट था वो ये था कि हमें यहाँ पे जो है वो पंजाब और बंगाल के अंदर मुसलमानों को जो है वो नुमाइंदगी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली प्रपोजल्स में पेश किए। और इन प्रपोजल्स के बदले में जिन्ना ने क्या ऑफ़र करवाई, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ये 4 मुतालबात मान लेंगे तो हम आपको एक चीज़ ये देते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट से विड्रा कर लेंगे, हम जॉइंट इलेक्टोरेट को तस्लीम कर लेंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट ये 2 फ्रेजेस हैं, 2 टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ उन पे बात कर रहा हूँ। एक क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होती है कि मुसलमान अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे और हिंदू अपने नुमाइंदे हिंदू चुनेंगे। अब क्या है कि ये जो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये इसमें हम चाह रहे थे कि जो मुसलमान हैं उनको ये हक दिया जाए कि वो मुसलमान अपने मुसलमान नुमाइंदों को चुने। क्योंकि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट होता है तो उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उनके नुमाइंदे ही इलेक्ट होंगे, जो मिनॉरिटी पार्टी होगी उनका कोई नुमाइंदा इलेक्ट नहीं हो सकेगा। हम चूँकि एक अलग नेशन हैं, हम मिनॉरिटी हैं, लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट नेशन हमारा ये राइट बनता है कि हम अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करें, वो असम्बली के अंदर जाएं और वहाँ पे अपना रोल प्ले करें। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1927 में ये दिल्ली प्रपोजल्स में ये
कांग्रेस को और उसकी लीडरशिप के सामने ये मुतालबा, ये चीज़ें उन्होंने रखी कि अगर आप इन बातों को तस्लीम करते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और हमें मिल के काम करने का मौका मिलेगा। हम बरतानवी जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ काम कर सकेंगे, बल्कि हम उनसे आज़ादी हासिल कर सकेंगे, और जो रिफॉर्म्स आएंगी उन रिफॉर्म्स में हम मिल के एक जॉइंट प्रपोज़ल लेकर जाएंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो है वो बरसगीर के अंदर अब हिंदू कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को, हम दोनों नेशंस के जो राइट्स हैं उनको अलग अलग हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि जब दिल्ली प्रपोजल्स आई तो इससे एक से थोड़ा बाद में क्या हुआ कि साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आ गया। साइमन कमीशन क्यों आया इंडिया में? स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखनी है कि 1919 की जो रिफॉर्म्स थी वो उसमें ये लिखा गया था कि ये 10 इयर्स के लिए रिफॉर्म्स होंगी। जो 1919 के अंदर जो रिफॉर्म्स आई थी बरसगीर के अंदर, उनमें ये लिखा गया था कि ये 10 इयर्स के लिए होंगी, और 10 इयर्स के बाद हम नई रिफॉर्म्स जो हैं वो बरसगीर में मुतारफ़ करवाएंगे। अब 1919 से ये जो 29 का जो 1929 तक वो नई रिफॉर्म्स आनी थी, उसके लिए कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, और उस कमीशन के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप लोग जाएं बरसगीर के अंदर, वहाँ पे सर्वे करें, लोगों से डिस्कस करें, और उनका जो है उस पर हम एक रिपोर्ट पेश करें, ताकि उस रिपोर्ट को सामने रखते हुए हम बरसगीर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मुताबिक करवा सकें। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। वो इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि वो जो साइमन कमीशन था उसके मेंबर्स थे 6 उसके मेंबर्स थे, और 6 के 6 जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिशर्स थे, उनमें से कोई इंडियंस नहीं था। अब इसके ख़िलाफ़ बाकायदा बरसगीर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। नॉन कॉपरेशन चल पड़ा कि हमने ब्रिटिश के साथ जो है वो इस कमीशन के साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। जब ये सारा चैलेंज होना शुरू हुआ तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने इस लोकल कम्युनिटी को एक चैलेंज दे दिया कि आप लोग ऐसा करें कि सारे लोग मिल बैठ के अपनी जो एक कॉमन प्रपोज़ल है, ये जॉइंट जो एक प्रपोज़ल है वो हमें दे दें, ताकि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मुत्तफ़िक हों, और उसके बाद हम उन्हीं प्रपोज़ल्स को सामने रखते हुए हम बरसगीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। और इन प्रपोज़ल्स के नतीजे में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। एक बात और आपने ज़हन में रखनी है यहाँ पे कि 1928 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरसगीर में मौजूद नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो शख्सियत है वो उस वक़्त तक बड़ी मैच्योरिटी, एक पॉलिटिकल जो विजडम थी, पॉलिटिकल विजन जो था, आप देखें कि किस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश की है कि उन्होंने प्रोविंसेस की पॉलिटिक्स की है। उनको था कि टोटल 11 प्रोविंसेस बन जाएंगे, उसमें से पंजाब, बंगाल, खैबर पख्तूनख्वा, NWFP के अंदर जो है जो 5 ये प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस के अंदर हमारी मुस्लिम्स की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। सिंध, 5वां सिंध जो है उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमें जो मुस्लिम्स हैं बतौर नेशन वो अपने आप को रिकगनाइज़ कर सकेंगे। और दूसरा जो फैक्टर था वो ये था कि जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो भी जिन्नाह के ट्रस्ट में आ जाएगी। इस तरह जिन्नाह ने सूबों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके एक तरफ तो मुसलमानों के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसका एतमाद भी हासिल कर लिया। अब जिन्नाह मुसलमानों के होली सोली एक लीडर बनते जा रहे हैं कि वो लीडर जिस पे तमाम मुसलमान जो हैं वो मुत्तफ़िक होते जा रहे हैं कि जिन्नाह जो है वो वाकई मुसलमानों का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, और ही हैज़ द अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे जिन्नाह और कुछ मुस्लिम्स और ये जब यहाँ से बाहर गए हैं, यूरोपियन टूर पे गए हैं, तो इस दौरान ऑल पार्टीज़ एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट मंजर आम पे आई, जिस कमेटी के अंदर या जिस जो इजलास हो रहा था उसके अंदर सारी पार्टीज़ के नुमाइंदे शामिल थे, इवन मुसलमानों के लोग जो हैं वो भी उसमें शामिल थे, जिसमें सर अली इमाम का नाम आता है, जिसके अंदर शुएब कुरैशी साहब का नाम आता है, और इस तरह की शख्सियात थी जिन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट की मुरतब करने में और उसको फर्दर उसको डेवलप करने में अपना रोल अदा किया। तो ये जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसमें क्या था
अब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये बात ज़हन में रखती हैं कुछ लोग, आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये ऑल पार्टीज़ थी तो कायदे आज़म इसमें क्यों नहीं शामिल हुए थे। कायदे आज़म उस वक्त बरसगीर में या इस मुल्क के अंदर नहीं थे, बल्कि वो बाहर यूरोपियन टूर्स के यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके टूर्स पे गए हुए थे, इसलिए जना इस पे शामिल नहीं हुए। तो नेहरू रिपोर्ट और दिल्ली प्रपोजल्स को अब आपने सामने रखना है। दिल्ली प्रपोजल में 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। नंबर 1 क्या कि 33% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। नंबर 2 क्या कि सिंध, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बम्बे, कि सिंध को बम्बे से अलग सूबा बनाया जाए। और नंबर 3 क्या कि NWFP और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो मुतारिफ होनी चाहिए। और इसके अलावा जो था कि पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब ये 4 पॉइंट थे। अब इन 4 पॉइंट्स को हम नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या इन 4 पॉइंट्स को जो जना ने दिल्ली प्रपोजल्स में दिए थे उनको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि जना कह रहे थे अगर आप हमारी ये 4 बातें मान लें तो हम किससे सरेंडर करेंगे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट से सरेंडर करेंगे। वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले कांग्रेस लखनऊ पैक्ट में 1916 में वो पहले इस हमारे राइट को तस्लीम कर चुकी थी। लेकिन अब जना यहाँ तक आ गए कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ते हैं तो हमारी 5 प्रोविंसेस के अंदर हुकूमतें बन सकती हैं इस दिल्ली प्रपोजल्स के तहत। लेकिन दिल्ली पर ये जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें इन 5 पॉइंट्स पे, इन 4 पॉइंट्स पे क्या रद्द अमल आया या उनको क्या तस्लीम किया गया या नहीं किया गया। उसमें जनाब ये जो 33% का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर का हमारा जो मुतालबा था उसको नेहरू रिपोर्ट में तस्लीम नहीं किया गया। उसको कम करके 25% उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मुसलमानों को उनकी जो नुमाइंदगी है सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो 33% हम नहीं दे सकते, हम सजेस्ट करते हैं कि 25% होनी चाहिए। अब यहाँ पे उनका जो पहला हमारा जो मुतालबा था वो रद्द कर दिया नेहरू रिपोर्ट में। और दूसरा जो मुतालबा था हमारा वो क्या था कि पंजाब और बंगाल के अंदर हमें जो प्रोविंसेस में है वो नुमाइंदगी दी जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और यहाँ जो नेहरू रिपोर्ट थी इसके अंदर प्रोविंसेस के अंदर जो रिज़र्व सीट्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो टोटल उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नो रिज़र्व सीट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। इट मींस कि उन्होंने हमारा ये दूसरा मुतालबा जो है ये भी रद्द कर दिया। और तीसरा जो मुतालबा था कि सिंध को, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बम्बे, कि सिंध को बम्बे से अलग सूबा बनाया जाए, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया लेकिन कंडीशनल तस्लीम किया। और कंडीशनल तस्लीम किया क्या था कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी कि क्या ये फाइनेंशियली ये चीज़ें अफोर्डेबल हैं या नहीं है। अब ये इट मींस कि इसको भी कंडीशनल कर दिया गया है कमेटी के साथ कि वो कमेटी अगर अप्रूवल देगी तो सिंध को बम्बे से अलग किया जाएगा, अगर कमेटी अप्रूवल नहीं देगी तो सिंध को हम बम्बे से अलग नहीं कर सकेंगे। और जो चौथी बात थी कि NWFP और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए, उसमें उन्होंने इस मुतालबे को भी 50% तस्लीम किया। लेकिन का साथ क्या कहा कि बेसिक रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP बलूचिस्तान। और बेसिक रिफॉर्म्स से क्या मुराद है? बेसिक रिफॉर्म्स से मुराद ये थी कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स आ जाएं, हेल्थ में रिफॉर्म्स आ जाएं, तो इस तरह की जो पॉवर्टी के हवाले से रिफॉर्म्स आ जाएं, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये मुतारिफ करवाएंगी। लेकिन जना के नज़दीक बेसिक रिफॉर्म्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितनी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी। वो जना चाह रहे थे कि जिस तरह कोई नया सूबा बनता है और सूबे के बनने के बाद जिस तरह जना ने एग्जाम्पल है हमारे सामने कि बंगाल से जो है वो बिहार का सूबा बना, उड़ीसा का सूबा बना, तो ये सूबे जब बने थे तो उन सूबों को इकट्ठा करके वो जब सूबे बने तो फौरी तौर पे उन सूबों के अंदर इलेक्शंस हुए और वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो आई और उन्होंने लोगों को सर्व किया। तो जनाब ये चाहते थे कि सिंध को बम्बे से NWFP और बलूचिस्तान में जब रिफॉर्म्स आएंगी तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएंगी तो उसके नतीजे में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस होंगे तो मुसलमानों का इक़्तिदार में आना जो है वो आसान
नुकसान हो जाएगा। अब इट मीन्स कि दिल्ली प्रपोजल्स के जो जना की जो प्रपोजल्स थी उसको मुकम्मल तौर पे नेहरू रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, और जब ये रिजेक्ट किया गया तो इस दौरान ये जब रिपोर्ट मंजर आम पे आई तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वापस आ गया, और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरपरस्ती में मुस्लिम लीग ने भी इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये प्रपोजल्स रिजेक्ट हुई तो उसके बाद फिर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना फेल्ट नीड, जो हिंदू कम्युनिटी है दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिकग्नाइज द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन, कि मुसलमानों को एक अलग कौम मानने की तरफ वो अभी भी रिलेक्टेंट है, वो तस्लीम करने के लिए इनकारी है। लिहाजा इन सारे हालात को सामने रखते हुए उन्होंने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। अब 14 पॉइंट्स के अंदर फिर वही बात है, उन्होंने कहा जी कि आप हमें कमेटी ना खिलाएं, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो क्या मुतालबा है कि सिंध को बम्बे से अलग सूबा बनाया जाए, लिहाजा हम अपने उसी मुतालबे पे कायम हैं और उस मुतालबे को से हम सरेंडर नहीं करेंगे। और दूसरा जो मुतालबा था वो क्या था कि वो कहा बेसिक रिफॉर्म्स नहीं चाहिए हमें, NWFP और बलूचिस्तान में बेसिक रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, और अगर आप उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को तस्लीम करते हैं तो वेल एंड गुड, वी आर रेडी टू मूव टुगेदर, और अगर आप इनको तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों में आपके साथ चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असम्बली जिसमें 25% हिंदू हमें नेहरू रिपोर्ट में हमारा राइट तस्लीम कर चुके थे, जना अपने स्टांस पे कायम थे कि नो देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन दिस इशू, और हम 33% जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो लेना चाह रहे हैं वहाँ पे, ताकि हम मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी तरह जो NWFP और बलूचिस्तान के रिफॉर्म्स का मैंने आपके सामने रखा कि उन्होंने कहा बेसिक रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। और जो पंजाब और बंगाल के हवाले से भी जना का जो स्टांस है वो बड़ा कमिटेड था कि वहाँ मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो उनकी आबादी के तनासब से होनी चाहिए। अब जनाब ये वो पॉइंट्स हैं जो दिल्ली प्रपोजल्स में आए, इन पॉइंट्स को आपने नेहरू रिपोर्ट में और 14 पॉइंट्स में आपने रख के एनालाइज करना है, ताकि इन तीनों की आपकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाए और आपको फील हो कि किस तरह कांग्रेस और उसकी जो लीडरशिप है दे वर नॉट रेडी टू गिव द पॉलिटिकल राइट्स टू द मुस्लिम्स, के मुसलमानों को उनके राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से मुसलमान जो कम्युनिटी है वो हमारे अंडर काम करे, यहाँ से ब्रिटिश जो हैं वो छोड़ कर जाएँ, और ब्रिटिश जब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वो डोमिनियन नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, जिस तरह मॉडर्न दौर में आप देखें कनाडा है, ऑस्ट्रिया है, हमारे अंदर मुल्क दुनिया के अंदर न्यूजीलैंड है, कि जिस स्टेट के अंदर जिसका हेड जो है वो गवर्नर जनरल होगा वो डोमिनियन स्टेटस के अंडर आएगी, कि बरतानवी हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके अंदर मौजूद रहेगा। आप देखें कि हमारा जो अपना मुल्क है वो बहुत अच्छा डोमिनियन स्टेटस में रहा, कि हमारे गवर्नर जनरल जितने पाकिस्तान में अपॉइंट हुए वो वहाँ से बरतानिया से अपॉइंट होकर आते थे, उनको कोई हमारी अपने लोग उनको अपॉइंट नहीं करते थे। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, किंग कोई ने बरतानिया से अपॉइंट किया। इसी तरह जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद हैं, सिकंदर मिर्ज़ा हैं, तो ये जो 4 अहबाब स्टार्ट में हमारे जो गवर्नर जनरल थे, इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो किंग क्वीन थे जिन्होंने इनको वहाँ से अपॉइंट किया। इसी तरह जो डोमिनियन स्टेटस की जो स्टेट्स होती हैं वहाँ जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं उनको इंग्लैंड का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटरफेरेंस होती है। लिहाजा वो इस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, जिसको जना ने बाद में कहा कि हमें एक, हालांकि आप देखें जना ने डोमिनियन स्टेटस को नहीं छेड़ा, वो डोमिनियन स्टेटस पे कायल हो रहे थे, लेकिन क्या था कि उनके मुतालबा ये थे कि किसी तरीके से जो प्रोविंसेस हैं वो इस तरह प्रोविंसेस को मैनेज किया जाए कि वो जो 11 प्रोविंसेस हैं उनमें से 5 प्रोविंसेस में मुस्लिम जो हुक्मरान हैं वो अपनी हुक्मरानी इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छा, जब ये चीज़ मंजर आम पे आई तो कांग्रेस 14 पॉइंट्स मंजर आम पे आए तो कांग्रेस ने 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। हम नेहरू रिपोर्ट को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, और बाद में 14 पॉइंट्स को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना
के 14 पॉइंट्स को जो कांग्रेस लीडरशिप थी, गांधी साहब जो थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम वो हिंदू मुस्लिम में था जो लखनऊ पैक्ट में 1916 में मंजर आम पे आया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी मिला। वो अब यहाँ पे हमें टोटल शैटर्ड होता नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि अच्छा खासा हमने बरतानवी हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो हमारे लोगों के साथ मिल बैठ के बात करे, लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग जो है उन्होंने हमारा सारा प्लान जो है वो उसका सत्यानाश कर दिया। अब मुस्लिम लीग को यहाँ तक तो बरतानवी हुकूमत रिकग्नाइज़ कर रही थी कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जमात है, और मुस्लिम लीग को शामिल किए बगैर बरतानिया जो है वो कोई रिफॉर्म्स, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से कोई ऐसा आइडिया बरसगीर में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही थी जिसमें वो मुसलमानों को निकाल दे और सिर्फ कांग्रेस को और उसके लीडरशिप को सामने रखते हुए वो मुतारफ़ करा। अब इन हालात में जब कांग्रेस के यहाँ एक टोटल मायूसी फैल गई और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं वो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चली गई, तो इन हालात में एक पॉलिटिकल वैक्यूम डेवलप हुआ। अब वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, उन हालात में गांधी साहब ने सडन जो है वो एक रेज द स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने अनाउंस कर दिया 1930 में। 1930 में इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन जो है वो उन्होंने मुतारिक, इसका मतलब गांधी साहब ये चाहते हैं कि अब बरतानिया जो है उससे हम आज़ादी हासिल करें और हम अपनी यहाँ हुकूमत इस्टेब्लिश करें ताकि हम यहाँ पे जो है वो रूल कर सकें। तो मुसलमानों के यहाँ भी 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक सेपरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये मुस्लिम लीग का वो इजलास था जो यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ और उसके अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो एक अपना प्लान दिया, और वो प्लान क्या था और उन प्लान्स किन किन एरियाज़ को शामिल किया गया था कि किन किन एरियाज़ पे वो स्टेट मुश्तमिल होगी, और उसको मटेरियलाइज़ करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल रहा, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसके लिए आपको पहले भी मैं किताब रिकमेंड कर चुका हूँ के अजीज़ साहब की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा आप दिल्ली प्रपोजल्स को और इस पीरियड को अगर आप मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहें तो आयशा जलाल की किताब है सोल स्पोक्स मैन का, जो बड़ी अच्छी किताब है, वो अगर आपकी नज़र से गुज़रे जना सोल स्पोक्समैन, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। और ये दो किताबें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस पीरियड को एनालाइज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और उम्मीद है कि आपका ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है तीनों इवेंट्स का, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स का और साथ जो है वो नेहरू रिपोर्ट का और जिन्ना के 14 पॉइंट्स का, इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम चलेंगे अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस की तरफ। थैंक यू वेरी मच।